हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को आपकी पुस्तक गद्य संकलन का 5वां पार्ट जो है आउटसाइडर, जो कि मालती जोशी जी के द्वारा लिखी गई कहानी है, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। मैं उसका सारांश आप लोगों को आज करवाऊँगी कि पूरी जो कहानी है वह इस सारांश में आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो चलिए पढ़ते हैं, क्या है कहानी इसकी। स्टेशन से लौटते हुए रात के 11 बज गए थे। नए जोड़े के हनीमून पर रवाना होते ही शादी का कार्यक्रम एक तरह से संपन्न हो गया था। याद रखिएगा स्टूडेंट, इसमें कौन कौन से जो हैं करेक्टर हैं। संदीप, नीलम। तो सबसे पहले हम नीलम के बारे में पढ़ रहे हैं। नीलम थकान से निढाल हो रही थी, पर सब कुछ ठीक से निपट जाने से मन एकदम हल्का सा हो गया था। अब वह निश्चित होकर बिस्तर में दुबक जाना चाहती थी, पर जनता का इरादा कुछ और ही था। बच्चों को जबरदस्ती सोने के लिए भेजकर सब के सब ड्राइंग रूम में ही जम गए थे। पम्मी ठीक ही कह रही थी, घर की इस आखिरी शादी में पूरा परिवार इकट्ठा हो गया था। सुदीप तो इतनी दूर कनाडा से आया था, उससे कुशल क्षेम पूछने के अतिरिक्त, मतलब क्या होता है, उससे उसकी कुशलता पूछने के अतिरिक्त ज़्यादा बात करने का वक्त नहीं मिल पाया था। पूरे वक्त आपाधापी मची रही। अब आकर थोड़ी फुर्सत मिली है। अब इन लोगों ने जाने की जो है घड़ी आ गई है। पूनम 4 दिन बाद अपने ससुराल चली जाएगी। सुदीप भी अपने ससुराल वालों से मिलना चाहेगा। सोने का प्रोग्राम मुलतवी कर नीलम अपनी प्रिय कुर्सी पर बैठ गई। एक सुमित को छोड़कर उसका पूरा परिवार उसके सामने था। सुदीप, सुजीत, 2 भाई, उनकी बहुएं सुषमा और अलका, बहन पूनम और उसके पति का नाम क्या था, नरेश। अपने इसी परिवार के लिए वह पिछले 25 वर्षों से खटती आ रही थी। कौन? नीलम। आज छोटे भाई की शादी के साथ उसकी सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई थी। वह अपने आप को बहुत हल्का और कृतार्थ अनुभव कर रही थी। सुजीत कुछ कहते कहते रुक गया और उसने संकोच से आंखें झुका ली, किंतु पूनम तो हमेशा से बोल्ड रही है। वह तुरंत बोली, दीदी, बड़े भैया का मतलब है कि अब आपकी सारी जिम्मेदारी जो है वह ख़त्म हो चुकी है। अब आपको भी शादी कर सेटल हो जाना चाहिए। यह सुनकर नीलम ने क्रोधित होकर बहन को बुरी तरह डांट दिया। तभी नरेश बोल उठे। नरेश कौन है? पूनम के पति। दीदी, पम्मी ठीक ही कह रही है। यहाँ पे पूनम और पम्मी जो है वह एक ही लड़की का नाम है। यह सिर्फ इनकी नहीं, हम सबकी इच्छा है कि अब आप शादी कर लें और अपनी ज़िंदगी जो है वह जिएं। नीलम ने इसे महज मजाक समझकर उनकी बातों को कोई जवाब नहीं दिया। वे लोग नीलम के लिए दर्जन भर प्रस्ताव बटोर लाए थे। ऐसा लग रहा था कि छोटे भाई की शादी तो बहाना है। वे लोग शायद इसी अभिमान के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे। किस अभिमान के लिए? कि आप भी अब शादी कर लीजिए। फिर भी उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। किसने? नीलम ने। तभी सुदीप ने एकाएक पूछ लिया कि उन्हें को यानी कि नीलम दीदी को लखनऊ वाला प्रपोजल जो है वह कैसा लगा। नीलम ने मना करने पर पुष्पा ने बरेली वाले को देखने की बात कही। नीलम का कहना था कि वह इस उम्र में इतना तनाव नहीं झेल पाएगी। परिस्थितियों से लड़ते लड़ते वह तंग आ गई है। अब वह सुस्ताना चाहती है तथा जिंदगी को आनंद के साथ जीना चाहती है। तीनों वहाँ से उठकर कमरे से बाहर एक
2-4 कदम गए होंगे कि सुषमा के ये शब्द नीलम के कानों में पड़े। कौन से शब्द? मुझे मालूम था वे मना कर देंगी। इतने दिनों तक इस घर में बॉस बनकर रही हैं। ससुराल में धौस दपट सहना उनके बस में नहीं है। उसे लगा शायद सुषमा ठीक ही कह रही है। पम्मी ने नीलम से कहा कि सुजीत और अलका उसे बोझ समझते हैं। अलका तो कहती है कि वह नीलम के कारण जिंदगी को ठीक से एंजॉय नहीं कर पा रही है। पम्मी की बात सुनकर नीलम ने कहा कि वह उम्र में भले ही ज़्यादा हो गई है, किंतु उसके सपने अभी भी किशोर हैं, मतलब जवान हैं। उसके भाई के द्वारा लाए गए प्रस्तावों का उनके साथ जो है वह मेल नहीं खा रहा है। उनके प्रस्तावों को वह मजाक ही समझती रही। दरअसल अब शादी की बात उनके मन में उतर गई थी। नीलम की बात सुनकर पम्मी ने कहा, तुमने इस घर को लाख अपने खून पसीजे से सींचा हो, पर यह घर कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। यह बात किसने कही थी? पम्मी ने। तुम हमेशा यहाँ आउटसाइडर ही रहोगी। क्या रहोगी? आउटसाइडर। अभी तो तुम्हारे पास नौकरी है, परंतु रिटायर होने के बाद इस घर में तुम्हारी हैसियत एक फालतू सामान सी हो जाएगी। तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी। नीलम को अपने भाई बहनों से बहुत प्रेम था, किंतु अपनी माँ से शिकायत थी कि उन्होंने नीलम के साथ पक्षपात क्यों किया, कमाने का भार अपनी बेटी के कंधों पर क्यों डाला, बल्कि बच्चों का लालन पालन भी उसी के सर डाल दिया। यहाँ तक कि नीलम की बढ़ती उम्र से भी वह अनजान बनी रही। यहाँ पर जो है नीलम को किसी से कोई शिकायत नहीं है। जो शिकायत है अपनी माँ से है कि उनको मेरी उम्र नहीं दिखाई दी, उन्होंने सब बच्चों की लालन पालन पोषण सब कुछ मेरे कंधों पर डाल दिया। पिता की अकस्मात मृत्यु के बाद घर की बागडोर नीलम ने यह सोचकर संभाल ली थी कि कल जब भाई किसी लायक हो जाएंगे तब वह अपनी जिंदगी जी पाएगी, किंतु ऐसा न हो सका। सुजीत बीकॉम करके बैंक में लग गया था, पर उसका सामर्थ्य इतना नहीं था कि वह पूनम की शादी भी करता और सुमित की मेडिकल की पढ़ाई का खर्च भी उठाता। इसलिए नीलम को मोर्चे पर डटे रहना पड़ा, यानी कि सब कुछ नीलम को सहते रहना पड़ा और करते रहना पड़ा। नीलम दीपू के साथ समय बिताना चाहती थी, अतः वह शादी के लिए ली गई 15 दिन की छुट्टियों को बढ़ाने के लिए एक एप्लीकेशन लेकर कॉलेज गई थी। प्रिंसिपल मैडम ने उससे कहा कि उसे ट्रांसफ़र प्रमोशन के साथ मिल रहा है और वह प्रिंसिपल बनकर बस्तर जा रही है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि नीलम जो है वह ट्रांसफ़र लेकर कहाँ जा रही है? बस्तर। मैडम ने उन्हें यह भी समझाया कि बार बार प्रमोशन रिफ्यूज़ यानी कि रिजेक्ट करना ठीक नहीं है। घर आते हुए रास्ते में उसने ढेर सारी खरीदारी की। घर पहुंचकर नीलम अपने कमरे में जाने की बजाय सीधा दीपू के कमरे की ओर चली गई। दरवाजे पर ही उसने देवरानी जेठानी का वार्तालाप सुन लिया। अलका कह रही थी कि आप तो लकी हैं जीजी, फुर से उड़ जाएंगी। ये नेहा भी 4 दिन बाद छोटू के साथ बेंगलोर चली जाएगी। उम्र कैद तो हम लिखवा कर लाए हैं, सो भुगतेंगे। नीलम को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके सामने इतना मीठा बोलने वाली अलका जो थी वह उसके पीठ पीछे उसकी बुराई कर रही थी, किसकी? नीलम की, और अपने उम्र कैद के बारे में कह रही थी। अब नीलम की समझ में आ गया था कि शादी इस उम्र कैद से रिहाई पाने के लिए ही उसकी शादी का प्रपंच जो है वह रचा जा रहा है।
रात को खाने की मेज पर रसगुल्लों का डोंगा सजाकर उसने ऐलान किया कि यह मेरे प्रमोशन की मिठाई है, प्रिंसिपल बनकर जा रही हूँ। फिर वह बोली कि इस आपाधापी से तंग आ गई हूँ, फिर बार बार प्रमोशन ठुकराना अच्छी बात नहीं है। पहले तो खैर मजबूरी थी, अब तो कोई बहाना भी नहीं है जिसकी वजह से मैं प्रपोज़ल ठुकरा दूँ। इस बात पर सभी एकमत थे। रात बिस्तर पर लेटी हुई वह दिन भर की घटनाओं का मन ही मन जायजा ले रही थी। कौन? नीलम। किसी ने भी तो प्रतिवाद नहीं किया कि हाँ दीदी तुम मत जाओ, पम्मी ठीक ही कह रही थी, बल्कि उसने तो रिटायरमेंट के बाद की बात कही थी। पर नीलम को लग रहा था कि घर में उसकी हैसियत तो अभी से किसी फालतू सामान की तरह हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो है नीलम को घर वाले सब जो है वो आउटसाइडर समझकर, एक सामान समझकर जो है वो सब जो है उन्होंने नीलम को साइड कर दिया था। यही है आउटसाइडर, जिसमें एक लड़की जो है अपनी पूरी ज़िंदगी अपने भाई बहनों के साथ जो है उनको पढ़ाने लिखाने में बिता देती है, लेकिन जैसे ही वह बड़े हो जाते हैं और उनकी शादी हो जाती है, उसके बाद जो है उस लड़की को यानी कि नीलम को जो है एक आउटसाइडर जो है वह कह दिया जाता है। यही है आउटसाइडर की कहानी।